कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अरिहंतम अकेडमी को और करें अपने क्लास 11th-12th नीट का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो लास्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करते क्या, वहीं से स्टार्ट करते हैं ना बेटा, वापस आ जा। हाँ, तो लास्ट टॉपिक में बेटा हम लोग डिस्कस करते क्या कि किसी भी सॉल्यूट को, खास करके क्या हो, नॉन वोलेटाइल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। हाँ, इसे ध्यान दे। सो नॉन वोलेटाइल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, अगर सॉलिड सॉल्यूट को हम क्या करते हैं, सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि वो वेपर प्रेशर को क्या करता है, डिक्रीज करता है ना। और अगर वेपर प्रेशर को डिक्रीज करता है तो हम लोग एक चीज और कैलकुलेट करते हैं, और वो होता है क्या आपका रिलेटिव लोअरिंग, कि कितना रिलेटिव लोअरिंग हुआ विथ रिस्पेक्ट टू क्या बेटा है, प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो उसके रिस्पेक्ट में जो हम लोग टॉपिक डिस्कस किए थे ना, एक बार उसको रिकॉल करके हम उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स, उसके कुछ और एक्सप्रेशन को देख लेते हैं ना। तो आरएलबीपी में क्या देखा बेटा रे, जो रिलेटिव लोअरिंग था, डेल्टा पी बाई पी नॉट मस्ट बी इक्वल टू क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, है ना। क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट था। और डेल्टा पी क्या था आपका बेटा, सो डेल्टा पी इक्वल टू क्या था, प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसके रेस्पेक्ट में हम यहां पर एक चीज और लिख सकते थे क्या, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो पहले तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए, लाइक जैसे पी नॉट कहने का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, है ना, ऐसा लिख सकते हैं, प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। पीएस कहने का मतलब क्या आ गया, तो पीएस कहने का मतलब आ गया प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, है ना, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना। और साई ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो आपको एग्जैक्टली सॉल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन है उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या होता है, इट इज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो कंपोनेंट में ए आपका सॉल्यूट है, बी आपका क्या है, सॉल्वेंट है। सो दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है ना। तो एक तो अगर साई ए इक्वल टू ये होता तो आप इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, देन अकॉर्डिंग टू द 1 एंड 2, है ना। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 फार्मूला हमारा ये भी हो सकता है क्या, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नॉट इज इक्वल टू एन ए बाय एन ए प्लस एन बी। तो एक तो फार्मूला ये भी काम करेगा, ठीक है ना। दूसरा देखिएगा यहाँ पर, यानी ये हो गया आपका सेकेंड फार्मूला, किसके लिए, रिलेटिव लोअरिंग के लिए। दूसरा एक चीज और देख सकते हैं, कोई एक केस ऐसा होता है कि इफ, मान लीजिए ऐसा कुछ, इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज वेरी मच लेस देन एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मतलब ए बहुत कम है और बी क्या है, ज्यादा है। तो इस सिचुएशन में एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी मस्ट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन बी। देन फॉर्मूला फिर से चेंज हो जाएगा, क्या आ जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो ये फॉर्मूला से भी आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, इससे भी आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला और होता है, लेट अस से दैट कि एक फॉर्मूला क्या है अपना, जैसे हम लोग कहते हैं क्या कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास होता ना। तो अगर यहां पर आपको ए का मोलर मास कैलकुलेट कर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कैलकुलेट करना है, तो क्या लिख सकते हैं बेटा यहाँ पे, सो एन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो सीधा मैं यहां पर एम ए लिख देता हूं, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है ना। अब यहां पर देखो एन बी है, तो एन बी के लिए क्या लिख सकते हैं बेटा, वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर ना। अब इन दोनों फॉर्मेट को यहां पर रखिए, देन क्या आ जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए है, तो क्या आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी है, यानी डब्ल्यू बी बाय एम बी। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है ना। अब एक बार और इसको अगर रीअरेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नॉट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू MB मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉरी वेट ऑफ सॉल्वेंट, है ना। इस क्वेश्चन से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मोलर मास पे, कि जैसे मान लीजिए कोई अननोन सॉल्यूट है जिसका मोलर मास आपको नहीं पता था, तो MA ऊपर आ जाएगा बेटा, पी नॉट इधर आ जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस नीचे चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, MA इक्वल टू, मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू पी नॉट बाई पी नॉट माइनस पी एस, ठीक है ना, इनटू वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है ना।
तो नोट करो पहले इसको, फॉर्मूला को, ठीक है, फिर एक एक करके हम लोग क्या क्या क्वेश्चन है उसको देखेंगे। हाँ, तो हम लोग क्या कॉन्सेप्ट अभी देखे थे, एक चीज मतलब डेल्टा पी बाय पी नॉट इज इक्वल टू क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, है ना। इसका एक और फॉर्मेट जो हम लोग एक्सपेंशन फॉर्म में देखेंगे वो क्या होगा, तो डेल्टा पी बाय पी नॉट इज इक्वल टू साई ए जो है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या है एग्जैक्टली, सॉल्यूट है। तो हमने क्या लिखा था इसको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, सो Na प्लस Nb। अब अगेन अभी हमने आपको बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय जीएमएम, है ना। तो इसी फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर, तो क्या आ जाएगा, डेल्टा पी बाई पी नॉट इज इक्वल टू Na की जगह पर क्या लिखते हैं बेटा, डब्ल्यू ए बाई सीधा लिखता हूं एम ए डिवाइडेड बाय, अगेन यहाँ पर Na है, डब्ल्यू ए बाई एम ए प्लस यहाँ पर एन बी है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर डब्ल्यू बी बाई एम बी। तो ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या है देखो, डेल्टा पी बाई पी नॉट, यानी एक तो हमने ये देखा था डब्ल्यू ए बाई एम ए इंटू एम बी बाई डब्ल्यू बी, एक तो ये फॉर्मूला था। ये फॉर्मूला कब था, जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कम है, और ये फॉर्मूला कब है, जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ज्यादा होगा, समझ में आया ना। या आप हटाना नहीं चाहते, इग्नोर नहीं करना चाहते, तो उस सिचुएशन में सेम क्वेश्चन के दो आंसर आ सकता है, ठीक है। देखो सेम क्वेश्चन के दो आंसर आ सकता है, एक में आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को क्या किया, इग्नोर किया यहाँ पे, और इसमें आपने इग्नोर नहीं किया, तो इसलिए क्या होगा, एक में हो सकता है आंसर ज्यादा है, एक में क्या आएगा, कम आएगा। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, जैसे हम लोग एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, ठीक है। इसको मिटाए, चलो पहले लिखो ना, इसको लिख लो, पहले इसको लिखो, क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। फिर एक बार कोशिश करना, ट्राई करना, अगर बनता है तो ठीक है, नहीं तो फिर ठीक है। क्वेश्चन क्या है देखिए यहाँ पे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। सो द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, इधर दिख रहा है क्या, पहले लिखो, पहले लिख लो, पहले लिखो तो, हाँ मतलब ये तुम लोग को नहीं दिख रहा होगा, सर फर्स्ट वाले मोल्स ऑफ सॉल्यूट ज्यादा होगा और सेकंड वाले कम। हाँ कम होगा। नोटेड। हो गया बेटा, हाँ तो ठीक है। क्वेश्चन देखें क्या कर रहा है, देखो द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर, at a certain temperature is 0.850 बार, ठीक है ना। अब क्या करा, a non volatile non electrolyte solid, ठीक है ना, solute of 0.5 gram when added to ठीक है ना, when added to 39 gram of benzene, 39 gram of benzene, ठीक है। then
देन वेपर प्रेशर, ठीक है ना, देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना, देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 0.845 bar. What is the molar mass of solute? What is the molar mass of solute? ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन को समझो, देखो बेटा पहले थोड़ा सा क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, ठीक है, पहले समझ लीजिए फिर नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है क्या, द वेपर प्रेशर प्योर बेंजीन, प्योर बेंजीन यानी प्योर बेंजीन प्योर फॉर्म करने का मतलब क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, यहाँ पर क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। तो वेपर प्रेशर प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार। तो अगर प्योर बेंजीन आपका सॉल्वेंट है तो पी नॉट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.850 बार, है ना, क्योंकि प्योर फॉर्म में सॉल्वेंट का प्रेशर पी नॉट कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पर पी नॉट गिवन है। अब क्या करा देखिए, नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड सॉल्यूट, मतलब जो सॉल्यूट गिवन है वो नॉन वोलेटाइल है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, यानी वो डिसोसिएट नहीं होगा, एसोसिएट नहीं होगा, इसलिए हम लोग उसके कॉन्सेप्ट को बाद में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर देखो सॉलिड सॉल्यूट ऑफ 0.5 ग्राम, यानी वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन है, वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन है, कितना है बेटा, 0.5 ग्राम, ठीक है। व्हेन एडेड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट भी गिवन है, कितना, 39 ग्राम, ठीक है। और आपका जो सॉल्वेंट है वो कौन सा है, बेंजीन है, तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, C6H6। अगर बेंजीन का फॉर्मूला पता है तो आप इसका मोलर मास निकाल सकते हैं। सो द मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 इंटू 6, कार्बन का 12 होता है ना मास नंबर, तो 12 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 1, ठीक है, तो 12 6 72 और 6 कितना, 78 ग्राम पर मोल, मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 78 ग्राम पर मोल। तो हमारे पास नेक्स्ट क्या कहता है, जब हम इस सॉल्यूट को मतलब 0.05 ग्राम ऑफ सॉल्यूट को 39 ग्राम ऑफ बेंजीन में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना बचा, 0.845 बार, है ना। इसका मतलब क्या है, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, सो PS इक्वल टू 0.845 बार। देन फाइंड द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, क्या पता करना आपको, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो देखो तो दो फार्मूला ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है। डेल्टा पी का मतलब क्या होता है, ऑलरेडी हमें पता है, डेल्टा पी इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस, यानी इस फॉर्मेट को अगर हम डेल्टा पी को मैं ऐसा कुछ लिख दूं, पी नॉट माइनस पी एस, ठीक है ना, पी नॉट माइनस पी एस। तो ऑलरेडी आपको समझ में आ रहा, देखो पी नॉट गिवन है, पी नॉट सब गिवन है, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन है बेटा, यहाँ पर भी वेट ऑफ सॉल्यूट है, यहाँ पर भी वेट ऑफ सॉल्यूट है, यहाँ पर भी वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन है, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्वेंट गिवन है, WB, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है, MB, ठीक है। प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। आपको पता क्या करना, मोलर मास। तो दोनों फॉर्मेट से आप चल सकते हैं, या तो नेग्लिजिबल कंसीडर करते हुए ये फॉर्मूला लगा दीजिए, और नेग्लिजिबल नहीं कंसीडर करना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला लगाइए। तो पहले मैं इससे सॉल्व करता हूँ, फिर इससे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए बेटा यहाँ से पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वेट ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये है ना। तो दैट में देखिए तो पी नॉट कितना था बेटा, 0.850 माइनस पी एस 0.845, क्या बेटा बोलो, पी नॉट कहाँ से आया, चलो ठीक है, हाँ उससे कोई, ये यूनिट होता है, दैट इज द यूनिट ऑफ द प्रेशर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। 0.850 माइनस 0.845 डिवाइडेड बाय अगेन क्या होगा, 0.850 इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट, है ना। सो वेट ऑफ सोल्यूट कितना है, 0.5 ग्राम बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना बेटा, 78 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 39, ये ना। 39 से 79 मतलब 78 39 से कटेगा क्या, दो बार में, ठीक है ना। अब यहां से माइनस कीजिए, देखिए तो 10 में से 5 गया कितना हो जाएगा, 5, है ना। अब 4 में 4 गया 0 0 डिवाइडेड बाय 0.850, ये है ना, ठीक है। 0.005 डिवाइडेड बाय 0.850 इक्वल टू 0.5 बाय MA इंटू 2, यही है ना। डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, 3 ऊपर है 3 नीचे, कट गया, क्या आ गया बेटा
5/850 इज इक्वल टू 0.5 इंटू 2/ma। ठीक है ना, इधर आ जाएगा 5 नीचे आ जाएगा, 850 ऊपर चला जाएगा। दिन क्या आ जाएगा, दिन क्या आ जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। चलो इसको हटा ही देते हैं। ठीक है, तो क्या आ रहा है देखो, मोलर मास ऊपर है ना, सो ma इज इक्वल टू 0.5 इंटू 2 इंटू 850 ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना आ गया बेटा 5। यही है ना सर, ये 10। ठीक है, सो मोलर मास इक्वल टू कितना, 5 में 10 के सुनात में 8 2 170 ग्राम पर मोल। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है ना। ठीक है ना, अच्छा अगर इसी को इससे बनाते हैं, इसी को इससे बनाते हैं, कौन सा फॉर्मेट, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तब देखिए कितना फर्क पड़ेगा, ये चीज देख लेते हैं हम लोग। पी नॉट था कितना, ये तो आंसर है कितना 5/850, डायरेक्ट ये वाला रखते हैं है ना। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना था 0.5, नहीं मालूम, एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं 0.5 बाय एक्स प्लस यहाँ पर कितना हो गया बेटा 78 डिवाइडेड बाय 39, यही था ना। ठीक है, उल्टा कर दिया 39/78 है ना। अब ठीक है, 1/2 है ना, तो देखिए 5/850 इज इक्वल टू 0.5 बाय एक्स डिवाइडेड बाय 0.5 बाय एक्स प्लस 1/2। इस पूरे को इधर कर दे, इस पूरे को इधर कर दे। ठीक है, क्या क्या जाएगा 5 इंटू 0.5 बाय एक्स प्लस 1/2 इक्वल टू 0.5 बाय एक्स इंटू 850। ठीक है, तो पहले इसको नोट कर दो, पहले इसको नोट कीजिए। तो कुछ ज्यादा ही लिख दे रहा है। ठीक है ना, इधर बिठाते हैं तो देखते हैं क्या फाइनली है। ठीक है, तो देख बेटा क्या है इधर, इसको फाइनली देखते हैं है ना। 5 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25 यानी 2.5 प्लस 5 बाय एक्स बाई 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा इधर 0.5 इंटू 0.5 इंटू 850 बाय एक्स। ठीक है ना, अब यहाँ पर 2x हो जाएगा एलसीएम है ना, 2x एलसीएम हो जाएगा, 2 से इसको गुना कर दीजिए है ना, प्लस 5x। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 850 बाय एक्स, नीचे वाला x कट गया है ना, 2 को इधर भेज दीजिए, देन क्या आ गया 25 दूनी 50 यानी 5.0 प्लस 5x इज इक्वल टू 2 को इधर भेज दीजिए है ना, 2 को 0.5 इंटू 850 है ना, देन आपको 5 चाहिए ना, कितना जाएगा 5 प्लस 5x इज इक्वल टू, सही कर रहे हैं क्योंकि कुछ गलत कर दिया, 5 दूनी 10। ठीक है ना, 5 दूनी 10 1 इंटू 850। ठीक है ना, 5 उधर चला जाएगा माइनस में, सो 5x इक्वल टू 845, देन x इक्वल टू 845 बाई 5 है ना। तो देखो कितना आ गया 5 1 जा 5, ठीक है ना, 334 5 6 जा ठीक तो है, 5 9 जा 45 169 ग्राम पर मोल। हाँ
चला आपको मैंने 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया था। कैसे बेटा क्या? आज पता चला आपको मैथ आता है। आज पता चला कि आपको मैथ आता है। आया समझ में अंजलि बेटा? ठीक है। चलिए असाइनमेंट दिए याद नहीं, लोग कब सुनेगा? परसों से। इतना पहले कब सुनेगा? बहुत ज्यादा पहले सुनना थोड़ा है, पहले तो उसमें जो डाउट रहेगा उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। है ना, वो बोले तो पढ़ याद हो मतलब पढ़ के आना याद करके उसमें जो डाउट है पहले वो अंडरलाइन कीजिए ना, ठीक है ना? फिर उसको एक दिन एक्सप्लेन करेंगे पहले, फिर ना कल मतलब कि सिर्फ 12th का क्लास नहीं होगा, 11th का तो होगा ही। मैं उस समय तक आ जाऊंगा। मतलब आप लोग कितने बजे आएंगे? मैथ होगा 11 बजे से, आप लोग 12 बजे से आएंगे, ठीक है ना? सर इंटीग्रेशन का वो क्लास हाँ ठीक। कभी सर्कल का पढ़ाते हैं बोले यार। हाँ तुम क्या दिक्कत हाँ हाँ, मैथ वाले स्टूडेंट 11 बजे और साइंस वाले 12 बजे, ठीक है? सारा एग्जाम हो जाएगा उसके बाद अभी निकलेगा मेरे पास। चलो ओके, हाँ हो गया ना? दूसरा क्वेश्चन देखें, है ना? चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा। एक देखो, चलो एक क्वेश्चन है, आप उसको सोचिएगा, मैं लिख देता हूँ पहले बोर्ड पे, ठीक है ना? हाँ नहीं सोचिएगा? नहीं बन जाएगा, पहले सोचिए तो सही। एनसीईआरटी का क्वेश्चन आसान ही होता है, डिफिकल्ट थोड़े होता है। देखिए क्या होता है, हाँ ये कहिए कि कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता है, ठीक है? क्या है क्वेश्चन? देखो क्वेश्चन है बेटा, एक्सरसाइज का है आपका 2.14, ठीक है ना? अब बेटा शांत हो जा, हाँ इधर ध्यान दे, सॉरी 2.15 है ना? तो क्वेश्चन क्या कहता है देखो, एन एक्वस सॉल्यूशन, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2%, है ना? एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल, है ना? एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल, 2% नॉन वोलेटाइल solute exert, ठीक है ना? solute exert a pressure of 1.00 बार। कितना बेटा? 1.00 बार, ठीक है ना? at the normal boiling point of the solvent, at the normal boiling point of solvent, ठीक है ना? at the normal boiling point of solvent, then क्या करा है? what is the molar mass of the solute, what is the molar mass of solute, what is the molar mass of solute? तो देखिए बेटा, हाँ बेटा अब इधर देखो, सोचो इसके बारे में क्या कह रहा है क्वेश्चन। सर 2.1 या फिर 2%? 2%। An aqueous solution of 2%, हाँ बेटा सोचो इधर क्वेश्चन। An aqueous solution of 2% non-volatile solute exert a pressure of 1.00 bar at the normal boiling point of solvent. What is the molar mass of solute? ठीक है ना? आपको solute का क्या कैलकुलेट करना है? मोलर मास कैलकुलेट करना। गिवन क्या है? 2% नॉन वोलेटाइल सोल्यूट।
पता है सर, जो बायोलॉजी में जो स्टूडेंट मरने के लिए आते हैं बहुत ही वियर्ड है। कौन? मतलब इतना अजीब अजीब भी है, मतलब जो अच्छा, टीचर अच्छा। पढ़ रहे हैं ना, हाँ। इतना अजीब अच्छा अजीब। वो चलो चलो, इधर इधर ध्यान दो। ये बिहार है, कुछ ऐसे ही सजीव पाए जाते हैं यहाँ पे, बियर टाइप का, ठीक है ना। हम सडनली 2 दिन तक नोटिस करें, इतना बोलता है, इतना कुछ पढ़ो। पढ़ने में ध्यान दो। हाँ, सर बोले थे मैंने फिर भी बोलती है तुम। हाँ, हाँ, ना, जाता है। मैं बोलती है 2% का मतलब मास ऑफ सोल्यूट बाई मास ऑफ सोल्यूशन ही है। देखो वो मुझे क्वांटिटी कर वो फॉर्मूला लिखी हाँ शिवम, व्हाट आर यू डूइंग? तो सोचिए। ये सोल्यूट का प्रेशर भी बोलना पड़ेगा। ये पी नॉट नहीं है ना, ये पी नॉट है 1.004। पी नॉट तो सॉल्वेंट का प्रेशर है। क्या छे? पी नॉट को 100 क्यों मान लीजिएगा? प्रेशर में थोड़े कह रहा है कि 2% घट गया है। प्रेशर में थोड़ा घट गया है 2%। प्रेशर में कहता तब ना कि 2% प्रेशर घट गया, तब ना पी नॉट 100 मानिएगा, है ना। ठीक है, वो तो मास परसेंटेज गिवन है। हाँ, वो तो मास परसेंटेज गिवन है। ठीक है, देखो इधर ध्यान दो बेटा। हाँ, आ जाओ, वापस आ जाओ। देख क्या कह रहा है क्वेश्चन को समझो थोड़ा सा। कह रहा है क्या कि एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2% ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। 2% मतलब मास के रेस्पेक्ट में 2%। तो अगर मैं बोलता हूं क्या, यहाँ पर देखो 2% है, तो 2% को आप क्या लिख सकते हैं? 2/100, 2/100। ये 2 क्या है बेटा? है सो 2 ग्राम इज द मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट। दैट मीन्स यहां से लिख सकते हैं क्या? WA इज इक्वल टू 2 ग्राम एंड 100 ग्राम क्या है? मास ऑफ सोल्यूशन। परसेंटेज हमेशा टोटल मास से निकलता है बेटा। सो मास ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू क्या आ गया? WA प्लस WB। सो 100 इज इक्वल टू 2 प्लस WB, इसलिए WB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 100 माइनस 2, यानी कितना आ जाएगा WB बेटा आपका? 98 ग्राम। सिंपल सा तो है, कुछ नहीं है। तो वेट ऑफ सोल्यूट 2 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना? 98 ग्राम। ठीक है, आप समझिएगा। देखिए फिर से क्या करें? एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2% ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एक्सर्ट अ प्रेशर ऑफ दिस बार। इसका मतलब दैट इज द प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या होता है? प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होता है। सो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1.04 बार, 1.004 बार, है ना, एट द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पर जो प्रेशर होता है वो किसके बराबर होता है? एटमॉस्फेयर प्रेशर बराबर होता है। एटमॉस्फेयर का जितना प्रेशर होता है, तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना होता है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन यहाँ पर बार के रूप में गिवन है, तो हम एटमॉस्फेरिक के जगह पर बार वाला टर्म यूज करेंगे। तो पी नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1.013 बार। ये होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये याद रखना पड़ेगा आपको, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है। ठीक है ना। तो क्या क्या याद रखना? देखो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट जब गिवन है ना, तो पी नॉट इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये एटीएम में 1 एटीएम, सेंटीमीटर पर 76 सेंटीमीटर एट HG, मिलीमीटर में 760 मिलीमीटर एट HG, और बार में गिवन होगा तो 1.013 बार एट HG। ये सारे टर्म आपको याद रखने पड़ेंगे, समझ में ना। तो प्रेशर ऑफ पी नॉट आ गया, PS आ गया, WA आ गया, WB आ गया। WB क्या है आपका? एक्वस। कुछ नहीं गिवन है तो क्या कंसीडर कर लेंगे? एक्वस।
एक्वस गिवन भी यहाँ पर, एन एक्वस सॉल्यूशन, इसका मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट है ये, और एक्वस का मतलब क्या होता है, वाटर, तो वाटर का मोलर मास कितना होता है, 18 ग्राम। कितना ग्राम, 18 ग्राम। अब दो फार्मूला है, दोनों फार्मूला से आंसर करो, ठीक है ना। तो क्या था बेटा, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये है ना। सो पी नॉट कितना बेटा, 1.013 माइनस 1.04 डिवाइडेड बाय 1.013 इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट कितना 2 इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना 18, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट नहीं मालूम, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 98, मालूम है बेटा, है ना। यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना। आप इसको माइनस करोगे कितना आ जाएगा बेटा, बताना। 0.009 1.013 इज इक्वल टू 18 दूनी 36, है ना। चलो ना इसको एक काम करो ना, 2 से कितना हो जाएगा, 2 चौक 8, 2 नंबर 18, है ना। सो 18 बटा 49 MA, डेसिमल डेसिमल कट जाएगा, ठीक है ना। तो MA इधर भेज दीजिए, 9 इधर, ये ऊपर, तो क्या आ जाएगा देखो, मोलर मास ऑफ सोल्यूट इक्वल टू 18 गुना 1013 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 49, ठीक है, यही है ना। अब देखो तो 9 दूनी 18, सो MA इक्वल टू 2 से गुना कर दो, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 0 2 एकम 2, 49, ठीक है ना। तो 49 से 20-26 को डिवाइड करो, तो 4 बार में देखो तो कितना हो जाएगा, 9 चक 36 के 6 हाथ में 3, 4 चक 16 3 19 196, 12 में 6 गया 6, 9 में से 9 0 0, ठीक है। यहाँ पर 6 आ गया, 1 टाइम लगेगा, 49 हो गया, 16 में से हो गया 7, एंड कितना बच गया, 5 में से आ गया 1, डेसिमल लगा दीजिए 0, 170 आ गया फिर से, तो 4 से कम ही होगा ना, 41.3 ग्राम पर मोल। समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं है ना, हाँ ठीक है। तो ये जब हमने कैलकुलेट किया कौन से फॉर्मूला से, वेट ऑफ सोल्यूट को इग्नोर करके, तो 41 आया। वेट ऑफ सोल्यूट को कंसीडर करके करोगे तो 40 के आसपास आंसर है। किसी से भी कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब अगर दोनों ऑप्शन रहेगा तो फिर 2 आंसर आ जाएंगे, है ना। 2 फॉर्मूला के ऑप्शन रहेंगे तो 2 आंसर आएंगे ना, ठीक है ना। तो उसमें रहता है वैसा क्वेश्चन। एनसीईआरटी बुक है किसी के पास, देखें तो। इसमें 40.907 मतलब कंसीडर, इग्नोर करके नहीं बनाया।
हो गया। आगे बढ़े। दूसरा देखो, दूसरा है ना, आपका वो फार्मूला था, है ना, एक और फार्मूला था ना, तो एक और फार्मूला है, देखो तो कितना आ जाएगा। उससे कितना आंसर आता है देखो तो। एक और फार्मूला है आपके पास, क्या था, पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये है ना। तो इसके हिसाब से देखो, अगर हमने इसको सॉल्व किया था तो कितना आया था, इसको सॉल्व करने पर 9/1013 ये आया था ना, इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट कितना है, 2 बटा मोलर मास नहीं मालूम, x लेट कर लीजिए, 2 बटा x प्लस यहाँ पर क्या था 98/18 ये था ना, ठीक है ना। अब इसको देखो बेटा रे, इसको सॉल्व करो, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 9 ने 18 बटा x प्लस 98/2, 9 से 18 कट जाएगा ना, ठीक है ना, इज इक्वल टू, इसको इधर भेज दो, 2 इंटू 1013/x, ठीक है ना, 2x हो गया, 2 से 18 दूनी 36 प्लस x 98x, ठीक है, इज इक्वल टू 2 इंटू 1013/x, x कट गया, 2 इधर फिर से भेज दो, 4 हो जाएगा, ठीक है ना, 36 प्लस 98x इक्वल टू 2 दूनी 4, 4 से गुना कर दो, 4 से इसको गुना कर दो, 4 तिया 12, 2 हाथ में 1, 4 एकम 4, 1 5, 0 4 एकम 4, यही आ गया ना। 36 माइनस के लिए भेज दो, 90x इक्वल टू 40 52 माइनस 36, कितना आ गया यहाँ पे, हाँ 12 में 6 गया 6, 4 में 3 गया 1, है ना, 40 16 कितना 98x, सो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 40 16 डिवाइडेड बाय 98, तो देखो कितना आता है इसका आंसर, हाँ, सो x इक्वल टू 40.96 ग्राम, ठीक है, जो भी है ना, ठीक है। तो थोड़ा सा अंतर रहेगा दोनों सॉल्यूशन में, थोड़ा सा अंतर है, ठीक है, सीखना दोनों है आपको। तब तक क्वेश्चन लिख दूं मैं एक और, प्रैक्टिस ही करना है बेटा, प्रैक्टिस। क्योंकि बिहार बोर्ड के भी क्वेश्चन के पैटर्न्स बदल रहे हैं धीरे धीरे, है ना। ठीक है ना, क्योंकि इस साल कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स थे, है ना। तो देखो एक क्वेश्चन है 2.18, ठीक है ना, क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, यानी इस बार WA पूछ रहा है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, ठीक है। मोलर मास गिवन इसका, मोलर मास ऑफ सोल्यूट इक्वल टू कितना गिवन है बेटा, 40 ग्राम, 40 ग्राम पर मोल, which should be dissolved, ठीक है ना, which should be dissolved in 114 ग्राम of octane, reduce, ठीक है ना, reduce its vapor pressure, ठीक है ना, to 80%, है ना।
देखिए इसको मिटाते हैं नीचे। हाँ तो देखिए बेटा क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन को। चल रहा है ना? एक 2 मिनट का टाइम नहीं है था तो इसको आसान सा तो नहीं। आसान सा तो है ना, तो आसान सा है। हाँ तो क्या किया देखो, फिर से सुनो 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 क्या कह, देख देख बेटा, वापस आ जा तुम लोग। क्या कह रहा है देखो, कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, यानी आपको पहले पता करना है क्या, पता क्या करना है, WA। ये क्या होगा नहीं पता आपको, ठीक है ना। जबकि मोलर मास गिवन है, कितना है मोलर मास, मोलर मास कितना गिवन है, 40 ग्राम पर मोल, ये है ना, ठीक है ना, 40 ग्राम पर मोल, विच शुड बी डिसॉल्व इन 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। मतलब आपके पास ऑक्टेन गिवन है, तो ऑक्टेन बेटा यहाँ पर क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। सो वेट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू कितना गिवन है, 114 ग्राम। तो ऑक्टेन का फॉर्मूला पता है क्या आपको, ऑक्टेन का फॉर्मूला, हाँ C8H18। तो देखो यहाँ से 12 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 18, तो 12 96 प्लस 18, इसको भी जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 114 ग्राम, ठीक है। सो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट और गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट दोनों सेम है, ठीक है, तो 1 मोल हो जाएगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्या करा है कि जब हम क्या कर रहे हैं बेटा, कुछ सोल्यूट को 114 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन रिड्यूस हो गया कितना परसेंट, 80%। मतलब इनिशियल प्रेशर 100% कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखो हम दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी P नॉट आप कंसीडर कर लीजिए 100 बार, तो PS कितना हो जाएगा, 100 का 80%, यानी कितना हो जाएगा बेटा, 80 बार। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है ना। अब फॉर्मेट जो है वो फॉर्मूला देखो, P नॉट माइनस PS बाई P नॉट इज इक्वल टू WA बाय MA डिवाइडेड बाय क्या, WA बाय MA प्लस WB बाय MB। एक तो ये ऐसा सॉल्यूशन हम लोग फाइंड आउट करते हैं, तो इसमें देखो तो क्या हो जाएगा, 100 माइनस 80 बाई 100 इक्वल टू, वेट ऑफ सॉल्यूट नहीं पता, x कर लें, मोलर मास गिवन है कितना 40, x बाई 40 प्लस 114 डिवाइडेड बाय 114, ठीक है ना। तो 100 माइनस 80 कितना, 20 बटा 100, सो x बटा 40 डिवाइडेड बाय x बटा 40 प्लस 1, यही है ना, ठीक है ना। तो बेटा क्या हो जाएगा, 20 पचे 100, 5, ठीक है ना। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है ना, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना। इधर दिख रहा है क्या फोन में, नहीं यहाँ पे, सो 1/5, ठीक है ना, 1/5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x बाई 40, x प्लस 40 बाय 40, ठीक है ना, ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं है ना। ये चला जाएगा ऊपर, 5 चला जाएगा इधर, तो क्या आ जाएगा बेटा, x प्लस 40 बाई 40 इक्वल टू 5x बाई 40, यही है ना। 40 से 40 कट गया, ठीक है ना, 40 से 40 कट गया, ठीक है ना। क्या बचा बताना, x प्लस 40 इज इक्वल टू 5x, देन 40x इक्वल टू 4x, देन x इक्वल टू 40 बटा 4, कितना ग्राम पर मोल, 10 ग्राम, सॉरी 10 ग्राम डिसॉल्व करना है इसमें, कितना डिसॉल्व करना है, 10 ग्राम, समझ में आया, इसमें आया। अब 8 आएगा, 8 भी आएगा, इसको पहले नोट करो, नहीं 8 भी आएगा, इसको नोट करो। करने आएंगे
करण आ चुका है, अब अर्जुन आएगा। अब बोर होता है तो काम करते ये कौन से में काम करते वो उधर बज रहा है, वहां पे वो पेटी बक्सा वाला बजा रहा है। वो भी तो काम करते बहुत बजा के काम करते हैं। मेरे घर में तो ऐसे ही पूरे दिन बजते रहता है। कभी सुने तो नहीं। अभी सुनने रहते, गा भी रहते लोग। नहीं, उसके बाद जैसे अभी खत्म हुआ ना 10 बजे के बाद से, जैसे ही दूसरा जैसे खाना बन के खत्म हुआ, अनदर काम चालू हुआ, सॉन्ग भी बदल जाता है। ठीक है। हो गया, आगे बढ़े। दूसरा फॉर्मेट देखें, क्या क्या बोलते हैं? हाँ, अरिहंतम अकेडमी मेरे पीठ पे लिखा हुआ है, इसीलिए तुम उल्टा लिख रहे। क्या करिए अरिहंतम अकेडमी? बचपन से इसका वो हमेशा बोलती है ना, बचपन से बचपन से बचपन से। वो भी लिखवा दें पीछे। हाँ, इनको देता बचपन से पढ़ते आ रहे। ओके, हाँ अब देखो दूसरा। चल बेटा वापस छोड़ दे। हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक है ना, मतलब नेक्स्ट इसको दूसरे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं एक बार, ठीक है ना। तो क्या था आपके पास फॉर्मूला, क्या था? पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू क्या होता है फॉर्मूला? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये होता ना। सो पी नॉट मान लिया था कितना, 100 माइनस 80 बाई 100 इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट नहीं पता था ना, x बटा मोलर मास कितना 40 इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट 114 ये कट जाएगा, ठीक है ना। कितना जाएगा? 20 बटा 100 इज इक्वल टू x बटा 40, 1 बटा 5 हो गया ना। हाँ, 5x इक्वल टू 40, सो x इक्वल टू पल्लवी वाला 8 ग्राम आ गया, है ना। कोई डाउट तो नहीं है ना? ठीक है, समझ में आया ना? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? चलिए, तो अब मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है ना। ऐसा जो भी क्वेश्चंस होगा, प्रॉब्लम्स, उसको आप लोग सॉल्व करेंगे। अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक और पढ़ लेते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, है ना। 114 बेटा, 114। नहीं, यहाँ पे 1/5 आएगा ना। हो गया ना। चलिए, तो अगला टॉपिक लिखो। हाँ, अगला टॉपिक लिखो तो, ठीक है ना। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। तो अगला टॉपिक लिखो बेटा। हाँ, इसको मिटा देना। आ गया ना समझ में यहाँ तक? हाँ बेटा, लोग कुछ नहीं बोल रहा है, मतलब समझ में नहीं आया? आ गया? चलो ठीक है। तो अगला टॉपिक है क्या आपका? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, है ना। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है, टेंशन नहीं लीजिए। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ
सॉल्यूशन, है ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। हाँ देखो, ध्यान दो इधर। सो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना, इसका क्या मतलब होता है ये चीज समझ लेते हैं। ठीक है बेटा, तो देखो बेटा, बेसिकली हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन, है ना। तो बाइनरी सॉल्यूशन में आपके पास एक कंपोनेंट क्या है? बहन बेटा इधर ध्यान दे, ठीक है ना। अब देखो बेटा, हाँ आपके पास क्या है? सोल्यूट, है ना, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, है ना, देन वी गेट सॉल्यूशन। यहां तक कोई डाउट नहीं था। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपका सोल्यूट जो होना चाहिए नेचर में वो क्या होना चाहिए? नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन वोलेटाइल, है ना, नॉन वोलेटाइल, और नेचर में कैसा होना चाहिए? सॉलिड होना चाहिए। ठीक है, समझने के लिए मैंने इसको ए बोल दिया था और इसको क्या बोल दिया था? बी बोल दिया था। और सॉल्यूशन क्या आ गया था बेटा? ए बी। मैं एक एग्जांपल भी ले लेता हूं यहां पर, लाइक जैसे शुगर प्लस वाटर, है ना, ग्लूकोज भी आप कंसीडर कर सकते हैं। चलो ग्लूकोज देख सकते हैं, ग्लूकोज भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, ग्लूकोज प्लस वाटर, देन वी गेट कैसा सॉल्यूशन? ग्लूकोज एक्वस सॉल्यूशन, ग्लूकोज एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है ना, ये है आपके पास क्या? एक एग्जांपल समझने के लिए। तो मैंने बोला क्या कि हमारे पास जो प्योर कंपाउंड है सॉल्वेंट के रूप में वो कौन सा? यहाँ पर वाटर है ना। तो अगर हम प्योर कंपाउंड एज अ सॉल्वेंट को हीट करते हैं, समझिएगा बेटा पहले यहाँ पर, ठीक है, जब हम इसको हीट करते हैं तो सरफेस के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो सब इवेपोरेट होते हैं और एक प्रेशर बनाते हैं। तो यहाँ पर सरफेस पर जितना भी पार्टिकल्स है वो इवेपोरेट होगा प्योर फॉर्म में, और सरफेस पर एक प्रेशर बना रहा है जिसको बोलते हैं पी नॉट। क्या बोलते हैं इसको? पी नॉट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। हमने पहले भी डिस्कस किया था। लेकिन अगर इसमें हम किसी सोल्यूट को डिसॉल्व करते हैं तो हमें एक होमोजेनस मिक्सचर मिलता है। ठीक है, उसी होमोजेनस मिक्सचर को सॉल्यूशन बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? सरफेस पर पार्टिकल्स का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा और सॉल्वेंट के साथ साथ क्या प्रेजेंट हो जाएगा? सॉल्यूट भी प्रेजेंट हो जाएगा। तो मैंने इसको सॉल्यूट कंसीडर किया है और गोला में क्या है? सॉल्वेंट कंसीडर किया है। अब अगर आप इस सॉल्यूशन को हीट करेंगे तो हम क्या देख पा रहे हैं कि वेपर प्रेशर यहां पर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो इन दोनों ग्राफ से हमको ये पता चलता है कि जब भी हम नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट को डिसॉल्व करेंगे किसमें? सॉल्वेंट में, तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा। अब हमें समझना है क्या कि वेपर प्रेशर डिक्रीज होने से बॉइलिंग पॉइंट कैसे अफेक्ट होता है। वेपर प्रेशर डिक्रीज होने से बॉइलिंग पॉइंट कैसे अफेक्ट होता है, बेसिकली हमें ये आइडिया लेना है। ठीक है ना, या कैसे इंक्रीज होता है ये चीज हमें समझना है। तो यहां पर देखो, पहला चीज हमने क्या देखा? व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉलिड सोल्यूट dissolve in pure solvent, then vapor pressure of solution is decreases। ये कॉन्सेप्ट तो दिमाग में रखना ही रखना है, is decreases। दैट मीन्स क्या रहा बेटा? प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। यहां तक कोई डाउट नहीं है? ठीक है ना। तो पहले इसको नोट करो, तो फिर हम बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करें। पहले इसको नोट करो, पहले इसको नोट कीजिए। हाँ, वो एक्सेप्शनल है, वो कभी बड़े ही नहीं होता है। ठीक है ना। इधर यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? ठीक है, तो इसको देखो बेटा, अब इसको दिमाग में रखिएगा आप लोग। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा और कंसीडर करते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट का एग्जैक्टली क्या मतलब होता है। ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट का एग्जैक्टली क्या मतलब होता है। ठीक है ना। अभी तक के कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमने ये पढ़ा कि किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं तो हीट करने पर उसका वेपर प्रेशर घटता है। तो अभी तक का कॉन्सेप्ट प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन पी नॉट, ये दिमाग में रखना पहली बात है। ठीक है, अब समझो, देखो यहां पर क्या बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब होता है। बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब होता है? ठीक है, जैसे मान लो क्या बेटा, हम लोग क्या करते हैं, एक कंडीशन सेटअप करते हैं। लाइक जैसे हमने बोला क्या, एक सॉल्वेंट था, एक सॉल्वेंट है, कंसीडर करो ये वाटर है, प्योर सॉल्वेंट H2O, है ना, ये सॉल्वेंट है। और हमने क्या किया है, यहाँ पे समझिएगा, एक कवर दे दिया ऊपर से और एक बैरोमीटर सेट कर दिया इसके अंदर। ठीक है, ऐसा मान लो ये बैरोमीटर है ना,
बैरोमीटर मतलब क्या होता है, मेजर द प्रेशर, है ना। ये क्या मेजर करता है बेटा, प्रेशर, मेजर द प्रेशर, है ना, ये प्रेशर को मेजर करता है। और यहां पर दूसरा एक सेट कर देते हैं थर्मामीटर, है ना, ये क्या सेट कर दिया, थर्मामीटर, ठीक है ना। तो थर्मामीटर क्या मेजर करता है बेटा, थर्मामीटर टेम्परेचर मेजर करता है, तो मेजर द टेम्परेचर, मेजर द टेम्परेचर, ठीक है ना। अब उसके बाद हम इसको हीट करना शुरू करते हैं, है ना। जब हम हीट करते हैं बेटा, ठीक है ना, तो हीट करने पर क्या होता है कि जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं वो इवेपोरेट होने स्टार्ट होते हैं, और इस सिस्टम के अंदर क्या करता है, वो एक प्रेशर को सेट करना स्टार्ट करता है। तो इधर प्रेशर है तो इधर प्रेशर बढ़ेगा, और यहाँ पे टेम्परेचर है तो टेम्परेचर बढ़ेगा। हम क्या देखते हैं कि सर्टेन टेम्परेचर के बाद लाइक 100 डिग्री सेल्सियस, अगर आप इसको केल्विन स्केल पर देखेंगे तो कितना जाएगा, 373.15 केल्विन, 273.15 केल्विन ऐड कर देते हैं, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू क्या आता है, 273, याद रखिएगा केल्विन स्केल ही काम देगा। 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273.15 केल्विन, तो इतना केल्विन टेम्परेचर है 0 पर, तो 100 पर ऐड कर देंगे। तो हमने क्या देखा कि इधर का जो टेम्परेचर था वो था 100 डिग्री सेल्सियस, और इधर का जो प्रेशर था वो था क्या, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका मतलब ये वाटर, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब इस वाटर ने 100 डिग्री सेल्सियस को जब अचीव किया तो उस कंडीशंस में उसके द्वारा लगने वाला प्रेशर कितना है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका मतलब हम क्या देख पा रहे हैं, टेम्परेचर चेंज के साथ साथ क्या चेंज होगा, प्रेशर चेंज होगा। और प्रेशर कहां तक चेंज होगा, सिर्फ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर डिफाइन कर रहा है या एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफाइन कर रहा है, क्या डिफाइन कर रहा है, टेम्परेचर जो है मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो है वो टेम्परेचर डिफाइन कर रहा है या एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफाइन कर रहा है। हाँ, मतलब किस टेम्परेचर पर प्रेशर कितना हो रहा है, 1 एटमॉस्फेयर, उस पार्टिकुलर टेम्परेचर को डिफाइन कर रहा है, राइट ना। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या आ गया, यानी द टेम्परेचर at which the vapor pressure of solution, the vapor pressure of the component, सीधा लिख देता हूं, है ना, the temperature at which the vapor pressure of the component, है ना। So the temperature at which the vapor pressure of the component is equal to 1 atmospheric pressure, ठीक है ना। तो जितना टेम्परेचर पर प्रेशर कितना अचीव कर लिया, 1 एटमॉस्फेयर, वही पार्टिकुलर टेम्परेचर क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कहला जाएगा। सो इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज क्या बेटा, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। तो पहले इसको भी नोट कर लो, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। और बॉइलिंग पॉइंट को डिनोट करते हैं किसके द्वारा, टी बी और टी नॉट बी। प्योर फॉर्म में टी नॉट बी, सॉल्यूशन फॉर्म में क्या है, टी बी, ठीक है। तो देखो बेटा क्या समझे थे अभी तक हम लोग कि जब भी हम लोग किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किसी प्योर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज हो रहा था, है ना। दूसरा चीज हमने क्या पढ़ा अभी कि बॉइलिंग पॉइंट एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर अचीव होता है, और उस पार्टिकुलर टेम्परेचर पर कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेटअप होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, ग्राफ को कंसीडर करना है यहाँ पर, और उसके बेसिस पर हमको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन के कॉन्सेप्ट को समझ लेना है। तो देखो यहाँ पर मैं एक वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो वेपर प्रेशर, ठीक है ना, वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ, ठीक है ना। तो समझिएगा थोड़ा सा यहाँ पे, लाइक जैसे मान लेते हैं क्या, ये है आपका वेपर प्रेशर। तो बॉइलिंग पॉइंट पर कितना प्रेशर अचीव होता है सुरंजन, हाँ, बॉइलिंग पॉइंट पर कितना प्रेशर अचीव होता है, बॉइलिंग पॉइंट पर कितना प्रेशर अचीव होता है, मतलब यही सब है कि क्लास में है लेकिन है नहीं, हाँ बॉइलिंग पॉइंट, हाँ वन सिंपल चीज है ना, तो इतना टाइम क्यों लगेगा, है ना। तो दैट में देखो बॉइलिंग पॉइंट पर, यानी ये है आपका टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, सिंपल सा टर्म्स है टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट। तो ऐसा समझिएगा कि टेम्परेचर वर्सेस क्या हम लोग सेट कर रहे हैं, प्रेशर। तो प्रेशर मैक्सिमम कितना जाएगा बॉइलिंग पॉइंट के लिए, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी यहां पर सेट कर लेते हैं, ये ग्राफ जो है वो कितना है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं ना। अब पहले हम लोग प्योर सॉल्वेंट को कंसीडर कर लेते हैं। तो प्योर सॉल्वेंट के कंडीशंस में क्या था कि हमने क्या पढ़ा अभी
कि जो प्रेशर है वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे धीरे धीरे सरफेस का जो पार्टिकल्स होगा वो इवेपोरेट होगा और एक प्रेशर को सेटअप करेगा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो प्योर सॉल्वेंट के कंडीशंस में हमने बोला क्या, हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, प्रेशर बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगा, कहां तक जाएगा बेटा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। तो ये प्रेशर किसका है, पी नॉट का। अब जिस पार्टिकुलर टेम्परेचर पर उसने अचीव किया उस पार्टिकुलर पॉइंट को कंसीडर करते हैं। ये टेम्परेचर पॉइंट है, इसको मैंने बोला क्या, टी नॉट बी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है। अब दूसरा चीज अभी हमने क्या बताया, जब हम किसी प्योर सॉल्वेंट में किसी सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट को या नॉन इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व करते हैं तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, डिक्रीज होता है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज होता है। तो ये वाला जो प्रेशर है वो किसका प्रेशर था, ये बताइएगा। हाँ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है। तो सॉल्यूशन का जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो उसका जो ग्राफ प्लॉट करेंगे वो इस पी नॉट से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, नीचे जाएगा। समझ में आया ना। इसका मतलब क्या है, होगा बेटा यहां से, ये है प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब चूंकि डिक्रीज हो रहा है ना तो घटता हुआ जाएगा। यहां तक में सॉल्वेंट बॉयल हो गया था, सॉल्यूशन बॉयल नहीं हुआ, इसका मतलब और देर तक गर्म करेंगे, और देर तक गर्म करेंगे, राइट ना। गर्म करते करते ऐसे प्रेशर बढ़ेगा। तो दैट में देखो जिस पॉइंट पर उसने टेम्परेचर को अचीव किया वो टेम्परेचर ग्राफ पर बाद में है कि पहले है, बाद में। तो ये वाला टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा, और ये टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, इंक्रीज हुआ। समझ में आया ना कि क्यों मैंने वेपर प्रेशर को कंसीडर किया था, क्योंकि वेपर प्रेशर ही बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन कर रहा है। क्योंकि वेपर प्रेशर को सेट करना है, कहां तक सेट करना, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक सेट करना। तो जैसे ही हम सॉल्वेंट में सॉल्यूट को डिसॉल्व कर देते हैं उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। इसलिए सॉल्यूशन को देर तक गर्म करना पड़ता है, और देर तक गर्म करेंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो ये क्या था आपका, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इसलिए इसको क्या सेट करते हैं, पीएस। तो टेम्परेचर ग्राफ पर सॉल्यूशन ज्यादा है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो ज्यादा हुआ यानी इंक्रीज हुआ। और इंक्रीज के लिए जो टर्म यूज करते हैं वो क्या हुआ, एलिवेट हुआ। तो एलिवेशन का मतलब क्या बेटा, इंक्रीज होना। क्या होना, इंक्रीज होना। तो यहां पर क्या आ गया बेटा, इंक्रीज इन, यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना आ गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, क्या लिखेंगे, प्योर सॉल्वेंट, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, हाँ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है ना। तो यहां पर देखो एलिवेशन को डेल्टा चेंज है ना, तो डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, टी बी माइनस टी नॉट बी। समझ में आया, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है ना। चलिए इसको नोट कीजिए। हाँ, कोई डाउट नहीं ना, चलिए नोट कीजिए इसको। हाँ 3 हाँ 115 into 2 करें तो it's equal to 280 I mean मतलब then 280 हाँ, देन 280 है ना। हाँ, मतलब 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन आप ऐसा समझो, देखो समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं, फिर से बोलिए। कंडीशन देखो ऐसे समझ बेटा, 373.15 इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, इतना टेम्परेचर पर अगर हम वाटर को हीट करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होते हैं, और इवेपोरेट होकर के सरफेस पर, एटमॉस्फेयर के सरफेस पर उतना ही प्रेशर लगाते हैं जितना प्रेशर कौन बना रहा है, एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर कितना प्रेशर बना रहा है, समझ में आया ना, कोई डाउट तो नहीं है ना। ठीक है, तो वो प्रेशर है इतना केल्विन पर अचीव किया हुआ प्रेशर। समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप अगर किसी सॉल्यूशन को इतना गुना 2 से हीट कर दीजिएगा तो वो 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेटअप करेगा, नहीं नहीं। ठीक है ना, क्योंकि प्रेशर बढ़ नहीं सकता उस सिस्टम में, बॉइलिंग पॉइंट की कंडीशंस में। ठीक है ना।
कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना? हो गया, आगे बढ़े, 2 मिनट और, है ना? ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना? अब मतलब बस हमें एक्सप्रेशन को समझना है कि एक्सप्रेशन हमें कैसे मिलेगा, डेल्टा टी भी हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसको मिटा देना, है ना? तो आपने देखिए बेटा क्या कहना चाहता है, एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट, ये चीजें भी हम रॉल्स के नियम से ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो रॉल्स के हिसाब से क्या एक्सप्लेनेशन है? बताए? हाँ, ये लिखे आप, लिखिए इधर बेटा। आप भी पीछे थे? तुम्हारे पापा आ गए क्या? लगता है बेटा हो गया। हाँ टीवी माइनस टी नॉट बी। ठीक है, ओके नाउ अब देखो क्या कहना चाह रहा था बेटा यहाँ पर। सो हम कह सकते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू रॉल्स, अकॉर्डिंग टू रॉल्स, ठीक है ना? बताइए क्या लिखूं मैं, व्हेन नॉन वोलेटाइल, याद होना चाहिए ना आपको, व्हेन नॉन वोलेटाइल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, हाँ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, सॉलिड सॉल्यूट, है ना? सॉलिड सॉल्यूट डिसॉल्व इन प्योर सॉल्वेंट, है ना? डिसॉल्व इन प्योर सॉल्वेंट। तो क्या कर रहा है बेटा, अकॉर्डिंग टू रॉल्स, व्हेन नॉन वोलेटाइल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, सॉलिड सॉल्यूट डिसॉल्व इन प्योर सॉल्वेंट, then the vapor pressure of solution, then the vapor pressure of solution is decreases, है ना? is decreases, ठीक है ना? due to this क्या हो जाएगा, latent heat of evaporation increase होगा, due to this latent heat of evaporation, latent heat of evaporation is increases, ठीक है ना? अब ज्यादा हीट देना पड़ेगा आपको इवेपोरेट करने के लिए, कितना, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सो लेटेंट हीट मतलब क्या होता है, लेटेंट हीट कहने का मतलब क्या होता है, हिंदी में उसको बोलते हैं गुप्त उष्मा, हिडन एनर्जी, है ना? मतलब 1 किलोग्राम सॉल्वेंट है, आप उसको हीट कर रहे हैं और किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, वेपर प्रेशर में। तो 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट को हीट करके वेपर प्रेशर के वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जितना कोयला जला करके आपने एनर्जी खर्च किया ना, दैट एनर्जी इज नोन एज व्हाट, लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन। समझ में आया ना? अगर मेल्ट करते हैं तो क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, उसको बोलते हैं क्या, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। समझ में आया ना? तो प्रोसेस चेंज होता रह जाएगा, डेफिनेशन सेम होगा, स्टेट चेंज होता जाएगा। 1 किलोग्राम सॉलिड टू 1 किलोग्राम लिक्विड, तो फ्यूजन लिख देंगे। 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड टू 1 किलोग्राम ऑफ वेपर, इवेपोरेशन लिख देंगे। 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड टू 1 किलोग्राम ऑफ वेपर, सब्लिमेशन लिख देंगे। ठीक है ना? तो फिजिकल स्टेट के साथ साथ ना यहाँ का जो प्रोसेस होगा वो चेंज होता रहेगा, बट डेफिनेशन विल बी लगभग सेम कि 1 किलोग्राम से 1 किलोग्राम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करना। ठीक है, सो क्या लिखा मैंने, टू दिस लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन इज increases hence boiling point of solution is, क्या बेटा है, boiling point of solution is increases, है ना? So boiling point of solution is increases due to this
ड्यू टू दिस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ड्यू टू दिस एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब क्या बेटा है, डेल्टा टीबी। सो ड्यू टू दिस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, elevation in boiling point of solution is directly proportional to the molality। क्योंकि मोलारिटी टर्म हम इसलिए यूज नहीं करते ना, क्योंकि मोलारिटी टेम्परेचर चेंज के साथ बदल जाता है, तो इसलिए हम मोलारिटी लेकर के अगर चलेंगे ना तो मोलर मास में डिफेक्ट आ जाएगा। किसमें डिफेक्ट आ जाएगा, मोलर मास में डिफेक्ट आ जाएगा। तो उस डिफेक्ट से बचने के लिए हम लोग कौन सा टर्म यूज करते हैं, मोलारिटी टर्म यूज करते हैं। याद रखिएगा, मोलारिटी डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, सो मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कैन चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर बट मोलारिटी कैन नॉट चेंज, इसलिए हम लोग कौन सा टर्म लेके चलते हैं, मोलारिटी। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी, और अगर मोलालिटी है तो आप मोल फ्रैक्शन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। सो मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, यहां तक कोई डाउट नहीं है। सो स्टेटमेंट का देखो एक्सप्रेशन क्या गया, डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, so delta TB is equal to, यहां पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेना है kb into m। अब ध्यान दीजिएगा, देखिएगा हमारे पास तीन टर्मिनोलॉजी है। डेल्टा टीबी मतलब क्या आ गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। kb देखो, kb को बोलते हैं क्या, kb को दो नाम, kb के लिए दो नाम लिख सकते हैं, एक होता है इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, है ना, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, या दूसरा बोलते हैं क्या, देखो मोलालिटी यूज कर रहे हैं ना और एलिवेशन यूज कर रहे हैं, मोलालिटी यूज कर रहे हैं और एलिवेशन यूज कर रहे हैं, तो दूसरा कांस्टेंट, दूसरा नाम क्या हो जाएगा, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। तो केबी का दो नाम, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। केबी हो गया और एम हो गया क्या आपका, मोलालिटी, क्या गया, मोलालिटी, ठीक है ना। अब देखो आपने पढ़ा होगा एक चीज और, मोलालिटी इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये आपका इक्वेशन 1, ये आपका इक्वेशन 2, इसलिए यहां से देखोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इनटू वेट ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर डायरेक्ट मोलारिटी नहीं गिवन है, वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन है, तो अब ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है ना, नोट करो इसको। हाँ और एक्सप्लेन कर देते हैं, क्या क्या एक्सप्लेन कर देते हैं, बस केबी, है ना। केबी को आप कैसे डिफाइन करोगे, बस 2 मिनट और हम लेंगे, मतलब 1 मिनट और हम लेंगे, ठीक है। हाँ ऊपर मिटा दें, ओके। तो चलो बेटा देखो, केबी बहुत ही आसान चीज है, कुछ डिफिकल्ट चीज नहीं है। कांस्टेंट को ऐसे भी डिफाइन करना बहुत आसान होता है, ठीक है। जैसे मान के चलो क्या हमारे पास है फॉर्मूला क्या है, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम, है ना। अच्छा डेल्टा टीबी क्या था बताना तो, हाँ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, है ना। और केबी है आपका क्या, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। और m इज योर मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, क्या है बेटा, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब इसको देखो बेटा, इसको अगर मैं करूं क्या, अगर आपने किसी सॉल्यूशन के लिए मोलालिटी को 1 कंसीडर कर लिया, कितना कंसीडर कर लिया, 1, ठीक है ना। मोलालिटी कितना है, 1 है, तो क्या केबी डेल्टा टीबी के बराबर हो जाएगा। देखो तो अगर मैंने बोला क्या, इफ मोलालिटी इक्वल टू 1, मोलालिटी आपका 1 हो गया, 1 मोल पर किलोग्राम, 1 हो जाएगा, हेंस डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या आ जाएगा, केबी। यानी इस सिचुएशन में आपका मोलर एलिवेशन कांस्टेंट जो है वो क्या है, एग्जैक्टली क्या है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट को आप डिफाइन कर सकते हैं क्या, इट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग, इट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन फॉर
1 मोलर फॉर 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, 1 मोलर मतलब क्या, मोलैरिटी इज 1। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है ना। अच्छा, यहां पर एक चीज और देख लेते हैं, Kb इज इक्वल टू आपके पास, सॉरी डेल्टा Tb इज इक्वल टू, थोड़ा यूनिट भी देख लेते हैं। डेल्टा Tb इज इक्वल टू क्या था, Kb इंटू m। सो Kb इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा Tb बाय m। ठीक है, देन देखो डेल्टा Tb के लिए क्या, केल्विन, और यहां पर देखो मोलैरिटी है ना, मोलैरिटी के लिए क्या लिखते हैं, मोल। देखो केल्विन बाय मोलैरिटी के लिए क्या होता है, मोल पर किलोग्राम, तो किलोग्राम ऊपर चला जाएगा, देन क्या आ जाएगा, किलोग्राम केल्विन पर मोल, किलोग्राम केल्विन पर मोल। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है ना, नोट कर लो। ठीक है, तो कल हम नहीं मिलेंगे आपको, कल मिलेंगे आपको फिजिक्स वाले सर और मैथ वाले सर। ठीक है, मैथ का क्लास कितने बजे होगा, मतलब 11th फिजिक्स। अब हम आपको 11th क्लास के टाइम पे मिलेंगे, 12th क्लास के टाइम पे नहीं मिलेंगे। ठीक है ना, 11 बजे आना है मैथ वाले स्टूडेंट को, 12 बजे आना है साइंस वाले स्टूडेंट को। ठीक है ना, हम आपको मतलब मिलेंगे किसमें, केमिस्ट्री जब आएगा ना टाइमिंग 11th का, उस समय आ जाएंगे। ठीक है, छुट्टी नहीं रहेगा। छुट्टी है ना, मतलब 9 से सॉरी 10 बजे आते थे ना आप लोग, 10 से 12 2 घंटे का छुट्टी है। 10 से 12 2 घंटे का तो छुट्टी है ही, है ना। मतलब दिन नहीं, हम लोग घंटे का। हाँ, दिन का छुट्टी नहीं मिलेगा, घंटे का छुट्टी।